यूनिट स्टार्ट करते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल्स या फिर क्या बोल सकते हैं विस्को इलास्टिक मॉडल्स। ठीक है, दोनों सेम थिंग है, सब्सटेंस बोलो मटेरियल्स या फिर मॉडल्स। विस्को इलास्टिक मटेरियल्स को डिस्कस करने के लिए पहले हम क्या डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, मटेरियल्स। सेकंड, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं हमारे पास, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे वो क्या होंगे, इलास्टिक मटेरियल्स। और विस्कोसिटी मटेरियल्स क्या होंगे आपके, जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करें, विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्को इलास्टिक मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए पहले हमें दो टाइप के मटेरियल्स को स्टडी करेंगे, इलास्टिक और विस्कोसिटी। इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, और विस्कोसिटी मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। इलास्टिसिटी देखें क्या होता है। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, चाहे वो लेंथ हो, वॉल्यूम हो और शेप हो, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखें। इलास्टिसिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन its original configuration, ठीक है, चाहे लेंथ हो, वॉल्यूम हो या फिर शेप, when the deforming forces are removed is called elasticity। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है इलास्टिसिटी में कि जो आप इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं और तब उन डिफॉर्मिंग फोर्सेस को जब आप रिमूव करोगे, ठीक है, तो अगर उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप वो फिर से किस फॉर्म में आ जाएगी, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग पे जब आप फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी व्हेन यू आर अप्लाइंग दी फोर्सेस। जब आप उन फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, होती है आपकी इलास्टिसिटी। और जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे जितने मटेरियल्स और सब्सटेंसेस जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं वो आपके क्या होते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, विस्कोसिटी, अब एक बार डेफिनेशन इनकी जरूर याद कर लेना। ठीक है, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपको आनी चाहिए डेफिनेशंस। तो देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, जो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब विस्कोसिटी देखें क्या होती है। विस्कोसिटी देखें क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, लिक्विड और गैस, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when the fluid in motion and opposes the relative motion of its different layers. It is also called fluid friction। ठीक है, यह फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो फ्लूइड के अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, वो रोल में आएगी और वो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उस फ्लूइड का जो मोशन है उसको क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो इस विस्कोसिटी को आप फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी, फ्लूइड मीन्स लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से, विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, इस फ्लूइड में जो आपकी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्ले में या फिर रोल में या फिर एक्टिव होती है व्हेन द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, जब आपका फ्लूइड मोशन में हो एंड अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स डिफरेंट
लेयर्स, ठीक है। तो वो जो आपका मोशन है उसको क्या करती है, अपोज करती है, एंड इसको आप क्या बोलते हो, फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हो, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। इलास्टिसिटी की टर्म आए तो स्प्रिंग का एग्जांपल याद करके रखना है कि इलास्टिसिटी में स्प्रिंग पे क्या होता है कि जब आप फोर्सेस अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, उसकी शेप और लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब आप उन फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो वो फर्दर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या कन्फिग्रेशन में आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इलास्टिसिटी। विस्कोसिटी में आपके पास दो एग्जाम्पल्स है, एक तो हनी, ठीक है, एक है डैशपोर्ट, हनी एंड डैशपोर्ट। हनी का तो आपको पता है, डैशपोर्ट क्या है आपके पास, ये एक डिवाइस है। डैशपोर्ट आपके पास क्या है, एक डिवाइस है जो हमारे कार्स में भी यूज़ होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं इस डिवाइस को। तो देखिए डैशपोर्ट, देखिए होता क्या है। डैशपोर्ट आपका एक डिवाइस है इस तरीके का, ठीक है। ये आपके पास पिस्टन है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेस है, इट पुशेस, यहाँ पे आपका लिक्विड है, ठीक है, परफोरेटेड मटेरियल, ठीक है। तो डैशबोर्ड होता क्या है कि एक तरीके का ये डिवाइस है जिनको आप मर्सिडीज़ में यूज़ करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि आपके पास इस डिवाइस में एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड है। तो ये पिस्टन क्या करेगा, जब आप इस पे जितने स्ट्रेस, जितना फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना जो लिक्विड का मोशन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रेशर फील करेगा। जैसे आपने सिलेंडर्स में कई बार देखा है, जो बिटवीन द सिलेंडर्स एंड द पिस्टन होल, ठीक है। एक मिनट, आप आपके नोट्स में देखिए, वहां से रीड करते हैं। अ पिस्टन इज मूविंग इन ए सिलेंडर, पिस्टन आपका क्या कर रहा है, सिलेंडर में मूव कर रहा है विद द परफोरेटेड बॉटम, सो दैट कि पूरी बॉटम की तरफ ये मूव करेगा, सो दैट नो एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड, कि जो इनसाइड के अंदर है कोई भी एयर ट्रैप्ड ना हो, ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाई हो रही है पिस्टन के द्वारा। तो बिटवीन द सिलेंडर एंड द पिस्टन वॉल, तो जो इस सिलेंडर के बीच में और जो ये पिस्टन वॉल है आपकी, देर इज अ रेदर विस्कस लुब्रिकेंट, मतलब एक ऐसा लिक्विड होता है, सो दैट कि अ फोर्स इज नीडेड टू डिस्प्लेस द पिस्टन, कि इसके अंदर फिर क्या होगा, एक ऐसा लिक्विड होगा या फिर विस्कस लुब्रिकेंट होगा। जब आप इस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बाय पिस्टन, ठीक है, वो उसको क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके, ठीक है, मतलब उसको जो आपका लिक्विड है उसको मोशन कर सके और उसको जगह दे सके, ठीक है, डिस्प्लेस कर सके। तो ये आपके पास क्या है, डैशबोर्ड है। तो इसमें आ सकता है डिफाइंड डैशबोर्ड, बस थोड़ा डायग्राम बना देना और इसके बारे में लिख देना कि ये क्या है। जो अगर हम किसी सिलेंडर में हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं, ठीक है, विद द परफोरेटेड बॉटम, उसकी बॉटम कैसी है, परफोरेटेड मटेरियल की बनी है, ठीक है, सो दैट नो एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड। परफोरेटेड बॉटम मटेरियल या बॉटम किस लिए बनाई गई है, ताकि उसके अंदर कोई भी एयर ट्रैप्ड ना हो, ठीक है, एयर ना सप्लाई हो। तो बिटवीन दी सिलेंडर, इस सिलेंडर के बीच में और पिस्टन के वॉल के बीच में क्या होगी, आपका एक विस्कस लुब्रिकेंट होगा, सो दैट जो आपकी फोर्स है वो फोर्स इज नीडेड टू डिस्प्लेस द पिस्टन, ताकि जो फोर्स चाहिए आपको, ठीक है, वो मिल सके, ताकि वो आपका पिस्टन है उसको, ठीक है, आप फोर्स अप्लाइड कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, डैशबोर्ड। तो फर्दर देखिए हमारे पास क्या था, विस्को इलास्टिक मटेरियल्स डिस्कस करना था, इसके लिए हमने इलास्टिक मटेरियल डिस्कस किया है, विस्कोसिटी मटेरियल किया है। इसका एग्जांपल स्प्रिंग है, इसमें क्या है आपके हनी और डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा हम रीड आउट कर लेंगे ताकि हम मॉडल्स में उसका यूज़ कर सकें, या पता होना चाहिए डैशबोर्ड आपके पास क्या है, एक डिवाइस होता है, ठीक है।
तो विस्कोसिटी मटेरियल्स हो गए आपके पास। तो अब इसमें क्या है कि विस्को इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो किसके कॉम्बिनेशन से बने हो, इलास्टिक मटेरियल और विस्कोसिटी। तो विस्को इलास्टिसिटी, यहाँ से आप ब्रेक भी कर सकते हो, विस्को मीन्स विस्कोसिटी मटेरियल्स, इलास्टिक मीन्स इलास्टिक मटेरियल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका, विस्को इलास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, तो फर्दर इक्वेशंस देखें। इक्वेशन करते हैं, गवर्निंग इक्वेशन फॉर विस्कस मटेरियल्स। ठीक है, विस्कस मटेरियल के लिए इक्वेशन करते हैं। हमारे पास क्या है, एक डैशबोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक आपने डैशबोर्ड कंसीडर कर लिया। ठीक है, आप सिंपली डायग्राम बना सकते हैं, सिर्फ आउटलाइनिंग। ठीक है, ये इसकी क्या है, एल, कैपिटल एल इसकी डैशबोर्ड की क्या ले लेंगे, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो पहले हमने डैशबोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, विस्कस मटेरियल की इक्वेशंस को डिस्कस करने के लिए लेट ले लिया, कैपिटल एल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द डैशबोर्ड एंड स्मॉल एल बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द डैशबोर्ड ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। जब आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन जो इसकी लेंथ होगी, स्मॉल एल इसकी क्या है, एक्सटेंशन लेंथ। तो फिर आफ्टर डिफॉर्मिंग डैशबोर्ड की टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, एल प्लस में स्मॉल एल। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, आफ्टर डिफॉर्मिंग। तो आफ्टर डिफॉर्मिंग के लिए आप अलग से डैशबोर्ड एक और बना के दिखा देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा साइज ज़्यादा ले लेंगे पहले वाले से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल प्लस में स्मॉल एल। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल एल प्लस में एल। तो पार्शियल डेरिवेटिव है, अलग अलग कर लेंगे, क्या आ जाएगा, करली एल बाय करली टी प्लस में करली एल बाय कर्ल टी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इसकी आपने डैशबोर्ड की लेंथ ली है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो मीन्स कैपिटल एल आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, करली एल बाय करली टी। ठीक है, अब सिंस अब आपको पता है कि ई आपकी जो एक्सटेंशन है वो कैसे होगी, स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। तो यहाँ से स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगी, स्मॉल एल ई इंटू कैपिटल एल। तो अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, करली एल बाय करली टी। तो क्या आ जाएगी, एल तो आपका कांस्टेंट है, तो सिर्फ डेरिवेटिव किसका होगा, ई का। तो करली ई बाय में करली टी। ठीक है, अब आपने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। तो करली स्मॉल एल प्लस एल बाय करली टी किसके इक्वल आया था, करली एल बाय करली टी की, और करली एल बाय करली टी की वैल्यू ये आई है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, इसके। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 आप क्या लिख सकते हो, करली स्मॉल एल प्लस एल डिवाइड बाय करली टी किसके इक्वल है, एल करली ई डिवाइड बाय करली टी की। ठीक है, अब टाउ आपने क्या लिया, स्ट्रेस जो डैशबोर्ड पे आपने डेवलप की थी। तो वो स्ट्रेस, वो जो आपकी स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस एक्सटेंशन जो आपकी लेंथ हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम टी, तो उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो कोई सम कांस्टेंट क्या ले लेंगे, के। तो क्या आ जाएगा, के करली एल प्लस में एल डिवाइड बाय करली टी। तो अब यहाँ से ये इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो क्या थी, के एल करली ई डिवाइड बाय करली टी। ठीक है, तो के एल दोनों कांस्टेंट है, तो इसको न्यू कांस्टेंट नाम दे देंगे, इट्टा करली ई डिवाइड बाय करली टी। ठीक है, तो फिर अब आपको पता है कि विस्कस मीडियम में, ठीक है, तो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन आपकी क्या आ गई, टाउ स्ट्रेस किसके इक्वल आ गया, इट्टा करली ई डिवाइड बाय करली टी की। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि स्ट्रेस क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, रेट ऑफ स्ट्रेन के। करली ई बाय करली टी क्या है, स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ड्यूरिंग जब टाइम टी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, रेट ऑफ स्ट्रेन के। तो इट इम्प्लाइज जो आपकी स्ट्रेस है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करली ई बाय करली टी के। ठीक है, इट इम्प्लाइज जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा रहे हो तो क्या है, इट्टा करली ई बाय करली टी।
तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट। तो ये एक डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी को। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन है विस्कस मटेरियल के लिए, जिसमें क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करली ई बाय करली टी के, इट मीन्स रेट ऑफ स्ट्रेन के। बट इन दी हुक्स लॉ आपका क्या था, 1-to-1 कोऑर्डिनेशन था, जैसे स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेन के। ठीक है, बाय हुक्स लॉ। वो इलास्टिसिटी के केस में था, हम इलास्टिसिटी का के लिए सारी इक्वेशंस और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये विस्कोसिटी के लिए आपकी इक्वेशन है। विस्कोसिटी में क्या होगा, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ स्ट्रेन के। ठीक है, और इटा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है विस्कस मटेरियल्स के लिए। सिर्फ क्या करना है कि एक डैशपोर्ट लेना है, कितनी लेंथ का, कैपिटल एल का। जब आप फोर्स अप्लाइड करेंगे तो एक्सटेंशन कितनी होगी लेंथ में, स्मॉल एल, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस में एल। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में अलग अलग करेंगे, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको स्ट्रेन डिफाइन करना है, वो क्या होगा, स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। स्मॉल एल की वैल्यू निकाल लें, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस टर्म की। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस, मतलब जो आपने फोर्सेस अप्लाइड की हैं वो कितना चेंज हुआ है आपकी। ठीक है, डैशबोर्ड की लेंथ में मतलब टाइम के हिसाब से कितना चेंज हुआ है, तो वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट ले लेंगे एक, फर्दर इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको फर्दर एक और नया कांस्टेंट लेट कर लेंगे, ईटा। ईटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। तो बस यही शो करना है। तो ये आ सकता है आपका 2 नंबर, 2 या 3 में, जितना जो हिसाब से आपका पैटर्न है कि विस्कस मटेरियल की इक्वेशंस डिस्कस करें, तो आपने ये आर्टिकल करना है। ठीक है, हम करते हैं विस्कोसिटी मटेरियल्स। विस्कोसिटी मटेरियल्स अभी की, सॉरी, विस्को इलास्टिक मटेरियल्स या फिर मॉडल्स और मॉडल्स। तो विस्को इलास्टिक मटेरियल्स किसके कॉम्बिनेशन से बना है, विस्कोसिटी प्लस में इलास्टिसिटी मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल और विस्को इलास्टिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बना है, विस्को इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है, हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स का है। पहला आपका है एक मैक्सवेल मॉडल। ठीक है, दूसरा आपका है केल्विन मॉडल, तीसरा आपके पास है स्टैंडर्ड। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ये मॉडल डिस्कस करने हैं। छोटी सी यूनिट है, बस इनके जनरल फॉर्म हो रहा है तीनों मॉडल्स की, और बहुत आसान है और स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें से कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट ही आएगा, या तो इन तीनों मॉडल्स में से कोई भी एक मॉडल डिस्कस करने के लिए आएगा। ठीक है, 1-2 मार्क्स में ये प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, विस्कोसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, या मटेरियल्स क्या होते हैं, और या फिर विस्को इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो 1-2 मार्क्स में। तो ये फ्री के नंबर हैं, थोड़ा इनको बस लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, इतने में ही हो जाएंगे। तो विस्को इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो विस्कोसिटी प्लस में इलास्टिक मटेरियल से बन के बने। इलास्टिक मटेरियल में हमने किसका एग्जाम्पल किया, स्प्रिंग। ठीक है, प्लस में विस्कोसिटी में हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या है, एक मैक्सवेल मॉडल है, केल्विन मॉडल है, और एक क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर सॉलिड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, 3 पैरामीटर सॉलिड। ठीक है, मैक्सवेल मॉडल में क्या है कि हमारे पास जो हमारा स्प्रिंग है और डैशपोर्ट है, उसको हम क्या करेंगे, एक सीरीज में कनेक्ट करेंगे। केल्विन मॉडल में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड लीनियर मॉडल में हम किस तरीके से, जो ये दोनों मॉडल्स हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखें, हम स्प्रिंग को इस फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, स्प्रिंग का सिंबल इस तरीके से शो करेंगे। ये हमारा किसका सिंबल है, डैशपोर्ट का।
तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेस। तो डैशपोर्ट और स्प्रिंग को किस में कंबाइन किया है, एक सीरीज में। तो इन दिस मॉडल स्प्रिंग एंड डैशपोर्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल फ्लूइड भी बोल सकते हैं और मैक्सवेल मॉडल भी बोल सकते हैं। केल्विन मॉडल में क्या करेंगे, स्प्रिंग और डैशपोर्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। देखें कैसे, ये आपकी स्ट्रेस होगी, दोनों तरफ ये स्ट्रेस शो करनी है, ठीक है, टाउ का सिंबल। तो पैरेलल में करना है, तो एक तरफ हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बना देंगे और एक तरफ क्या बनाएंगे, डैशपोर्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, डैशपोर्ट है, कंबाइन कर देंगे, यहाँ पे भी क्या दिखा देंगे, स्ट्रेस। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया तो कौन सा मॉडल है आपका, केल्विन मॉडल। अब इन दोनों मॉडल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड लीनियर सॉलिड मॉडल। देखें कैसे, पहले तो ये वाला ड्रॉ करेंगे, पैरेलल में कर देंगे इनको। ठीक है, फिर एक स्प्रिंग सीरीज में, यहाँ पे क्या शो कर देंगे, स्ट्रेस, और इस तरफ भी क्या आ जाएगी आपकी, स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये मॉडल्स देख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इस मॉडल में, सॉरी दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, इस मॉडल में हम क्या करेंगे, जो आपका केल्विन मॉडल था उस केल्विन मॉडल में आपने क्या किया, सीरीज में एक और स्प्रिंग कनेक्ट किया है। ठीक है, तो वो आपका क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर सॉलिड या फिर 3 पैरामीटर सॉलिड। तो ये आपके मॉडल्स हैं, देख ले ध्यान से। इसमें क्या है, डैशपोर्ट और स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसके अंदर जो आपका केल्विन मॉडल था वो सेम उस केल्विन मॉडल के सीरीज में क्या कनेक्ट किया है, स्प्रिंग कनेक्ट किया। ठीक है, तो इन तीनों मॉडल्स को डिस्कस करने के लिए इससे पहले हमें 3 चीज़ें डिस्कस करनी होगी। एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो हम कर चुके हैं पहले, या फिर हम कंजुगेटिव इक्वेशन भी बोलते हैं इनको। सेकंड, क्रीप फेज क्या होता है, थर्ड, रिलैक्सेशन फेज क्या होता है। बस ये 3 टर्म्स हैं, बहुत ही आसान है। तो अपने नोट्स में से देखें। ठीक है, उस इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या होता है, अगर आप τ1 स्ट्रेस, ठीक है, इफ स्ट्रेस τ1 अगर स्ट्रेन E1 को प्रोड्यूस करती है, स्ट्रेस τ2 प्रोड्यूसेस स्ट्रेन E2, तो आपकी टोटल स्ट्रेस जो τ1 प्लस τ2 होगी वो किसको प्रोड्यूस करेगी, स्ट्रेन E1 प्लस E2 को। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, आप इसको हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, HT से। खाली यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे तो UT से भी और डेल्टा T से भी। ये डिफाइंड कैसे होता है, जब आपका T ग्रेटर देन 0 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और व्हेन लेस देन 0 होगा इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो जो आपका फंक्शन HT है वो क्या होगा, एट T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब आपका पॉजिटिव होगा T ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 है, लेस देन 0 पे 0 है। ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इससे याद रखना कि ग्रेटर पे 1 होगा और लेस देन 0 पे क्या होगा, 0। और जो आपका फंक्शन है HT वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे, T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ग्राफ शो कर रखा है, ये फंक्शन HT है, ये T है। तो जब आपने T ग्रेटर देन 0, जब वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 पुट कर रही हो T की, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो T ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, 1 वैल्यू आएगी। लेस देन T, जब आप लेस देन 0 पुट कर रहे हो, तो ये जब आप 0 पुट कर रहे हो तो HT भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस लेस देन, when your T is less than 0, तो HT की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एट 0 पे इन्होंने कुछ भी शो नहीं किया है, 0 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये आपका किसका ग्राफ है, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देखें, ये किससे डिनोट होता है, ये डेल T से। ठीक है, एंड ये डिफाइंड कैसे होगा, जब आपका T क्या होगा, नॉन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और एट 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी,
इन्फिनिटी। या फिर आप लिख सकते हैं कि एट एवरी पॉइंट डेल्टा टी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होती है, जीरो होती है, एक्सेप्ट जीरो पे। जीरो पे क्या होता है कि ये अनडिफाइंड होता है, डेल्टा टी आपका क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड लिख दें, या फिर इस अनडिफाइंड को शो करने के लिए यहाँ पे जीरो एट टी इक्वल टू जीरो क्या लिया हुआ है, इन्फिनिटी लिया हुआ है। ठीक है, वैसे जनरली ये अनडिफाइंड होता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हर एक पॉइंट पे तो इसका जीरो हो जाएगा, बट एट एक्सेप्ट जीरो ये क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इंटीग्रेशन की जब आप वैल्यू करोगे वो अनडिफाइंड तो कोई सेंस ही नहीं है कि इंटीग्रेशन अगर आपका अनडिफाइंड है, अंदर फंक्शन आपका अनडिफाइंड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, अपनी अपनी थ्योरीज दी है। तो उन थ्योरीज के बेसिस पे उन्होंने सिर्फ जो वहाँ पे वैल्यू जीरो होगी उस पर उसकी वैल्यू क्या शो कर रखी है, 1। अगर आपसे पूछ लें डेल्टा टी इस इंटरवल में बताओ क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से 7 में बताओ डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएंगे, जीरो आएंगी। जब आप जीरो को इंक्लूड करवाते हो, ठीक है, अगर आप इंटरवल कुछ भी ले लो 0, 7, 0, 5, अगर जीरो इंक्लूडेड है तो वहाँ पे उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये याद करके रखना। क्रीप फेज देखें क्या होता है। क्रीप फेज और रिलैक्सेशन फेज में हम दो साइकिल्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस साइकिल और स्ट्रेन साइकिल। ठीक है, स्ट्रेन साइकिल और स्ट्रेस साइकिल। तो क्रीप फेज में जो आपका स्ट्रेस साइकिल है वो दोनों केस में इलास्टिक मटेरियल और विस्कोसिटी, इलास्टिक मटेरियल और विस्कोसिटी मटेरियल, दोनों केस में जो आपका स्ट्रेस साइकिल क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट सेम रहेगा, बट स्ट्रेन साइकिल क्या करेगा, वेरी करेगा, डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो देखें क्रीप में क्या होता है, क्रीप इज द स्लो इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस। उसमें क्या होता है, स्ट्रेस तो कांस्टेंट होता है और जो रेट ऑफ स्ट्रेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस पे कर रहा है। सिमिलरली रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, आपका स्ट्रेन तो कांस्टेंट होगा और जो आपका स्ट्रेस है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा। तो क्रीप में क्या है, इज द स्लो इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ स्ट्रेन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस पे। तो अब ये क्या है कि स्ट्रेस साइकिल में, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल में और विस्कोसिटी मटेरियल में दोनों में सेम क्या होगा, डिफाइंड कैसे किया, स्ट्रेस साइकिल टाउ टी किसके इक्वल होगा, टाउ नोट एच टी। एच टी क्या होता है आपका, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो टाउ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप एच टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एच टी फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 when t is greater than 0, 0 when t is less than 0। तो एच टी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ नोट से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ नोट आ जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो जब t ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रेस साइकिल में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टाउ नोट, लेस देन 0 पे वैल्यू क्या होगी, 0। बट स्ट्रेन साइकिल में हम दोनों मटेरियल को अलग अलग डिस्कस करते हैं। इलास्टिक मटेरियल के केस में स्ट्रेन क्या होगा, ई नोट एच टी। तो एच टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ई टी स्ट्रेन आपका क्या आ जाएगा, ई नोट 0 व्हेन टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0। बट आपका जो इलास्टिक मटेरियल तो हमने डिस्कस कर दिया, बट जब आप विस्को इलास्टिक दोनों को कंबाइन करेंगे, विस्कोसिटी को और इलास्टिसिटी को, दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो आपका जो उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन साइकिल होगा वो क्या आ जाएगा, ई टी टाउ नोट स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या ले लेंगे, जे टी। जे टी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है किसका, टी का। ठीक है, और जे टी क्या है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे आप मटेरियल्स डिफरेंट लेंगे उसके लिए जो जे टी होगा आपका जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड इसको आप क्या बोलते हो, क्रीप कॉम्प्लाइंस बोलते हो। ठीक है, तो क्रीप फेज में आपका क्या होगा, स्ट्रेन किसकी फॉर्म में होगा, स्ट्रेस टाउ नोट जे टी की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्रीप फेज की ये इक्वेशन याद रखनी है। तो आपको विस्को इलास्टिक आपने पहले इलास्टिक मटेरियल के लिए डिफाइन कर दिया, अब स्ट्रेस साइकिल को, स्ट्रेन साइकिल को विस्को इलास्टिक मटेरियल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, टाउ नोट जे टी। बस ये इक्वेशंस याद करनी है। ग्राफ शो कर रखा है, स्ट्रेस जो आपका पहले स्ट्रेस का
टाउ का करेंगे, फिर किसका, स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस तो आपका क्या होगा, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और टी इक्वल टू T1, ठीक है। जब ग्रेटर देन 0 हो तो उसकी वैल्यू आपकी क्या है, टाउ नोट है। तो ये ग्राफ शो कर दिया। बट स्ट्रेन के केस में जब आपका T इक्वल टू, आपकी वैल्यू क्या है, जब स्ट्रेन में T इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो T इक्वल टू आपका क्या है, देखिए स्ट्रेस के केस में क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, स्ट्रेस कांस्टेंट रह रहा है। बट स्ट्रेन क्या होगा आपका, ईटी क्या है, टाउ नोट जेटी। जैसे जैसे जेटी की वैल्यू क्या है आपका, जेटी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे वैल्यू पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, स्लोली क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है, स्ट्रेन का। क्रीप फेज में जो आपका स्ट्रेस है वो कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ स्ट्रेन पे, ठीक है। तो यही यहाँ पे है कि रेट ऑफ स्ट्रेन पे क्या कर रहा है, रेट ऑफ जो आपका स्ट्रेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका स्ट्रेस पे, ठीक है। जैसे जैसे जो जो वैल्यू आपकी स्ट्रेस की आती रहेगी वैसे वैसे आपका स्ट्रेन क्या करेगा, स्लोली इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्रीप फेज। रिलैक्सेशन फेज में आप क्या करेंगे, जैसे उसमें पहले स्ट्रेस साइकिल डिस्कस किया था, इसमें पहले स्ट्रेन साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेन साइकिल क्या होगा, E0HT, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेस क्या होगा आपका, टाउ टी। ये फॉर एन इलास्टिक मटेरियल यहाँ पे ऐड कर लेना, स्ट्रेस साइकिल इज, स्ट्रेस साइकिल इज, ठीक है, CYCLE, ठीक है। स्ट्रेस साइकिल इज इस तरीके से होगा, टाउ टी टाउ नोट HT। बट इन द केस ऑफ विस्को इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेस आपका किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेन पे, E0 YT पे। तो YT क्या है आपका, रिलैक्सेशन मॉडल्स है, वहाँ पे JT आपका क्या था, क्रीप कंप्लाइंस है। तो इनका याद कर लेंगे क्वेश्चन। तो YT यहाँ पे क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए जब आपका क्या था, स्ट्रेस के केस में क्रीप फेज तो क्या था आपका, कांस्टेंट था। बट इन द केस ऑफ रिलैक्सेशन फेज जो आपका स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, स्लोली डिक्रीज करेगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि YT आपका कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। JT आपका क्रीप फेज में क्या था, इंक्रीजिंग। तो दोनों को कंबाइन कर रखा है, क्रीप फेज और रिलैक्सेशन फेज का स्ट्रेस का ग्राफ बनाया हुआ है। सिर्फ किसका बनाना हो, रिलैक्सेशन फेज का बनाना हो तो आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, क्रीप फेज में स्ट्रेस तो क्या था, कांस्टेंट था। बट रिलैक्सेशन फेज में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट स्ट्रेन के केस में क्रीप फेज में वो क्या कर रहा था, स्लोली इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे रिलैक्सेशन फेज में जो आपका स्ट्रेन साइकिल होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ ये आपका क्या है, रिलैक्सेशन फेज। दोनों लिख के देख लेना, सिंपल है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, क्रीप फेज और रिलैक्सेशन फेज। तो ये सारे फेज हम मॉडल्स में फाइंड आउट करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक करते हैं, फिर आगे मैक्सवेल मॉडल डिस्कस करते हैं।